वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जब हम बोलते हैं यहाँ पे, तो फॉरेन करेंसी क्या होती है? यूएस डॉलर। मतलब फॉरेन करेंसी मीन्स द करेंसी ऑफ एनी कंट्री अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो वो वाली वीडियो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी वाली जरूर देख लें। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी। तो हम यहाँ पे सप्लाई को, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को हम इंक्रीज करेंगे डायग्राम के, उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है, आंसर है, वो अपने आप से आ जाएगा। यहाँ पे अपना होता है रेट ऑफ एक्सचेंज और ये है अपना डिमांड और सप्लाई। ठीक, अब हम पहले अपनी एक डिमांड कर्व बना लेते हैं। तो ये होगी अपनी डिमांड कर्व, और एक सप्लाई कर्व बना लेते हैं। सप्लाई, तो ये जो आया अपना पॉइंट, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। अब हमको क्या करना है? इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की सप्लाई को हमको इंक्रीज करनी है। तो ये डिमांड की लाइन है या सप्लाई लाइन? यानी कि अगर हम सप्लाई कर्व को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दें, और जब हमको किसी चीज़ को बढ़ाना होता है यानी कि उसको हम राइट में शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, दैट इज S1। तो जब हम राइट में इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट ये आएगा, इसका इफेक्ट ये आएगा कि इसकी जो ये R थी, ये Q थी। जब हमने सप्लाई कर्व को बढ़ाया, यानी कि जब हमने फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ाई, तो उसकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज थी वो R1 पे आ गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने सप्लाई इंक्रीज करी तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो गई। यानी कि जो पहले इक्विलिब्रियम रेट E था, अब ये वाला जो इक्विलिब्रियम रेट अब E1 पे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो रही है। यानी कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज, सपोज रेट ऑफ एक्सचेंज यूएस डॉलर की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में 70 थी, तो अब क्या हो गई होगी? ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज हो गई होगी वो अब हो गई होगी ₹60। ये क्या हो जाएगी? ₹60। यानी कि 70 से क्या हो गई? 60। और जब 70 से 60 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा? करेंसी एप्रिसिएशन। यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, यानी हमारी जो रुपीज़ है, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी या इन रिलेशन टू डॉलर इंक्रीज हुई है, तो उसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। यानी कि इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज होने से उसका इफेक्ट हमारी करेंसी पे क्या पड़ा कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई। इसका सिर्फ पढ़ने का मतलब इतना ही साफ था कि इंक्रीज इन सप्लाई होती है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का इफेक्ट क्या होता है कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट होती है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या होती है? एप्रिशिएट होती है। ये इस डायग्राम के थ्रू भी हमको पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेट ऑफ एक्सचेंज, जैसे हमने सप्लाई कर्व को इंक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, तो हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी डिक्रीज हो तो इसको भी हम डायग्राम के थ्रू ही बनाएंगे, और डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि करेंसी अप्रिसिएशन हो रही है या करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है। तो डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज, ये है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें भी वही काम हम करते हैं। क्या करते हैं?
एक स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं, दैट इज ई, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सप्लाई कर्व को डिक्रीज करना है, सप्लाई कर्व को डिक्रीज करना है तो उसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ये दैट इज S1। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट ये आया, क्या आया, ये आया कि इसकी जो रेट ऑफ एक्सचेंज पहले RQ थी, अब ये रेट ऑफ एक्सचेंज R1 पे चली गई, ये Q1 पे आ गई। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जब रेट ऑफ फॉरेन करेंसी रेट ऑफ एक्सचेंज जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज जब इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिशिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन। एग्जाम्पल अगर समझें इसका, क्या एग्जाम्पल देंगे, यानी कि एक $1 की, $1 की वैल्यू पहले थी ₹70 और डेप्रिशिएशन होने का मतलब क्या है कि ये और इंक्रीज होके 75 रुपीज़ पे पहुंच गई। इसका मतलब क्या है, करेंसी डेप्रिशिएशन। क्यों, क्योंकि यहाँ से यही तो पता चल रहा है, ये R से R1 होगा रेट ऑफ एक्सचेंज, 70 से 75, यानी कि R से R1 तो क्या हुआ, बढ़ा। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, करेंसी डेप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब कि हमारी जो करेंसी है, करेंसी हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी कि जो रुपीज़ हमारी है उसकी वैल्यू फॉल हुई। और जब हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है, तो उसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इससे पहले अगर करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो इससे पहले की 2 वीडियो हैं वो जरूर देख लें, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड एंड इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, उन दोनों में हमने बताया है करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो फिर से समझते हैं। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम सप्लाई को, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, जब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमारे इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, इसका इम्पैक्ट इस डायग्राम में ही हमको आंसर मिल रहा है कि हमारी जो रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गई, और रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होगी इसका मतलब ये क्या है, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब ये कि इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी का इफेक्ट क्या होता है कि डेप्रिशिएशन होता है ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है। हमारी जो रुपीज है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, इन रिलेशन टू डॉलर, द वैल्यू ऑफ अवर रुपीज इज fall, that is called depreciation of domestic currency।